डिस्कस कर रहे हैं और उनके सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। जो आज का हमारा सेशन है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो डाइजेशन है उस डाइजेशन के आगे क्रम में हम बढ़ते हुए आज का टॉपिक जो लेके आए हैं उस टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन स्टमक, क्योंकि इसके जस्ट पहले जो प्रीवियस लेक्चर मैंने लिया था वो आपको बताया था डाइजेशन इन माउथ, ठीक है। उसके बाद फिर हमने बताया था डाइजेशन इन ईसोफेगस, जहाँ पर कोई डाइजेशन एज सच नहीं होता था, तो हम वो कंप्लीट कर चुके हैं। अगर अभी आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए आज का जो सेशन होगा उसमें हम देखेंगे डाइजेशन इन स्टमक, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, डाइजेशन इन स्टमक में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो स्टमक है उस स्टमक में कुछ ग्लैंड्स और कुछ सेल्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि जो स्टमक है यानी कि जो आमाशय है उस आमाशय में ये जो एंजाइम के सिक्रीशन है वो किन कोशिकाओं यानी किन सेल्स के द्वारा हो रही हैं उनको पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं आपको इस डायग्राम से आपको क्लियर करा दूं। चलिए देखिए, देखो यहाँ पर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, क्योंकि गैस्ट्रिक जो शब्द है वो स्टमक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड लिखा हुआ है ये टर्म किस लिए यूज़ किया जाता है, ये आपके पेट यानी स्टमक से रिलेटेड टर्म होती है गैस्ट्रिक, ठीक है। तो यहाँ गैस्ट्रिक यानी कि जो स्टमक है वहाँ पर जो ग्लैंड्स होंगी उनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं ग्लैंड्स का काम क्या होता है, सिक्रीशन करना, ठीक है। तो चलिए ये आपका स्टमक है, सिर्फ स्टमक का डायग्राम दिया हुआ है। इस स्टमक में अगर हम इसकी टीएस काट के देखें तो यहाँ पर हमें कुछ फोल्ड दिखाई देते हैं, ठीक है। हम आपको हिस्टोलॉजी ऑफ स्टमक या हिस्टोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम के हम पहले भी आपको लेक्चर ले चुके हैं, उसमें हमने इसके बारे में आपको बताया था। जो स्टमक होता है उस स्टमक के हिस्टोलॉजी देखें, अगर उसके अंदर देखें तो हमें कुछ फोल्ड यानी कि कुछ रोएदार फोल्डेड स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। उनको हम क्या कहते हैं, इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इनको रूदे कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रूदे कहते हैं। और यही फोल्ड को हम यहाँ पर जूम करके देखें तो कुछ इस तरीके से फोल्ड, यहाँ का हमने एक इतना टीएस काट के देखा तो हमें कुछ इस तरीके से जो सेल्स का जो अरेंजमेंट है, टिश्यू का जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दिया। तो ये जो आप देख रहे हो ये इस तरीके से जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसमें हमें कुछ क्या दिखाई देगी, कुछ सेल्स दिखाई देगी, जो कि यहाँ पर हमें दो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं। एक तो हमें ये नीचे वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, इतने हिस्से में क्या लगी होंगी, कुछ ग्लैंड्स लगी होंगी जिसको हमने क्या कहा, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ठीक है। और ऊपर क्या होगा, एक गड्ढा होगा। इस गड्ढे वाले स्ट्रक्चर को हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स या स्टमक पिट, ठीक है। पिट्स का मतलब होता है गड्ढा, ठीक है, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट। और ये जो नीचे जो लगा हुआ है इसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, ठीक। यही चीज़ हमने यहाँ पर जूम करके अगर देखें, देखो जैसे कि ये स्टमक है, इस स्टमक में ये रूदे हैं और इनको जब जूम करके देखें तो इस तरीके से फोल्ड दिखाई देंगे। आपको इन डायग्राम को देखने के बाद ही आपको समझ आएगा कि ये जो फोल्ड हैं वो कहाँ हैं, इसके अंदर हैं, ठीक है। आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है, इस डायग्राम को देख के। तो इस डायग्राम में आप देखें तो ये जो कुछ फोल्ड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये कुछ खाली जगह है, ये पिट्स हैं यानी कि गड्ढे हैं, देखो इस तरीके से, इनको कहते हैं गैस्ट्रिक पिट, यही आपको बताया। और जो सबसे नीचे कुछ ग्लैंड्स यहाँ पर मौजूद होंगी, कुछ ग्लैंड्स लगी होंगी, तो वो क्या कर रही होंगी, कुछ ना कुछ सिक्रीशन। और सिक्रीशन कहाँ करेंगी, इस ट्यूब यानी इस नली में। और इस सिक्रीशन से क्या होगा, यही पिट्स यानी यही ग्लैंड्स कुछ एंजाइम्स का सिक्रीशन करेंगी, जो कि कहाँ जाएगा, आपके स्टमक वाले खाली जगह में या ल्यूमेन में, ठीक है। तो यहाँ से सिक्रीशन ऐसे होगा, ठीक है। तो चलिए अब आपको ये समझ आ गया है। तो यहाँ पर ये जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ये जो लाइनिंग बनी हुई है, यहाँ पर कुछ ग्लैंड्स लगी हैं या कहें हम सेल्स लगी हुई हैं, उन सेल्स के बारे में हमें समझना है। तो यहाँ देखो कितने टाइप की सेल लगी हुई हैं, म्यूकस सेल्स लगी हुई हैं जो कि म्यूकस यानी कि श्लेष्म पदार्थ का सिक्रीशन करती हैं, जो ऊपर होंगी वो म्यूकस का सिक्रीशन करती हैं। यहीं पर कुछ पैराइटल सेल्स हैं, यहीं पर कुछ चीफ सेल्स हैं, यहीं पर कुछ जी सेल्स हैं या गैस्ट्रिन सेल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये जो हैं ये क्या लगी हुई हैं, यहाँ पर ये कुछ स्पेशल टाइप की कुछ सेल्स यहाँ पर लगी हुई हैं। और इन्हीं सेल्स को आपस में हम क्या कह देते हैं, ये सिक्रीशन करते हैं, इसीलिए इन सब को पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड या फिर डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है। तो चलिए अब आपको इस चार्ट के जरिए हम इसी चीज़ को सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन
स्टमक में जो डाइजेशन होगा उसके लिए हमें कुछ ग्लैंड्स की ज़रूरत पड़ेगी या कुछ ग्लैंड्स की आवश्यकता पड़ेगी जो कि कुछ ना कुछ एंजाइम सिक्रीट करेंगी। तो ये एग्ज़ाम के पर्पज़ से ये चार्ट आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में वो यहाँ से जो ग्लैंड्स होती हैं उनके नाम पूछता है और उन ग्लैंड्स के अंदर जो सेल्स होती हैं उनके नाम पूछता है और उन सेल से जो एंजाइम सिक्रीट होते हैं उनके नाम पूछता है। तो चलिए देखते हैं। स्टमक में या हम कहें गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, स्टमक में क्या मिलेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड मिलेंगी। तो यहाँ पर कौन कौन सी ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं। एक ग्लैंड होती, कुछ प्रकार की ग्लैंड होती हैं जिनको क्या कहते हैं, ऑक्जेंटिक ग्लैंड्स, और एक प्रकार की ग्लैंड होती है पाइलोरिक ग्लैंड, ठीक है। ये जो ऑक्जेंटिक ग्लैंड है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, जो स्टमक है, स्टमक में एक फंडिक या फंडस नामक एक पार्ट होता है जो कि ऊपर की तरफ होता है, ठीक है, वहीं पर ये पाई जाती है कौन सी, ऑक्जेंटिक ग्लैंड। और यही ऑक्जेंटिक ग्लैंड अगर हम देखें तो यहाँ ऑक्जेंटिक ग्लैंड में दो प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल होती हैं जिनको हम कहते हैं चीफ सेल, या इन्हीं सेल्स को हम पेप्टिक सेल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ऑक्जेंटिक ग्लैंड में एक तो हो गई चीफ सेल जिसको हमने पेप्टिक सेल कहा, दूसरी जो सेल हैं उनको कहा हमने पैराइटल सेल, या इन्हीं पैराइटल सेल्स को हम दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, ऑक्जेंटिक सेल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई, यानी कि ऑक्जेंटिक ग्लैंड में दो प्रकार की सेल्स देखने को मिली, एक तो मिली चीफ सेल और दूसरा मिली पैराइटल सेल, ठीक है। तो चलिए चीफ सेल को देखते हैं। अब यहाँ जो चीफ सेल हैं ये चीफ सेल 2 या 3 प्रकार के एंजाइम का सिक्रीशन करती हैं। ये जो चीफ सेल हैं ये क्या कर रही होंगी, कुछ ना कुछ एंजाइम का सिक्रीशन करेंगी, क्योंकि डाइजेशन करना है। जो फूड आया है वो कहाँ आया है, फूड स्टमक में आया है, वही आज हम पढ़ रहे हैं। फूड जो आया है स्टमक यानी पेट में, उस पेट में डाइजेशन करना होगा उस फूड का, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, चीफ सेल से कुछ एंजाइम सिक्रीट होंगे। कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट होंगे उनके नाम देख लीजिए। तो सबसे पहला जो एंजाइम है यहाँ पर हम उसके बारे में डिस्कशन करें, ये होता है प्रोरेनिन, ठीक है। जो प्रोरेनिन है इसको आपने पहले भी सुना होगा, जो पहले जो एक्सक्रीशन वाला जो चैप्टर था जिसमें हम नेफ्रॉन के बारे में हम डिस्कशन या जो एमसीक्यू क्वेश्चन करा चुके हैं उसमें मैंने आपको बताया था, उसमें जो रेनिन था, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन, उस रेनिन में सिर्फ एक एन था और यहाँ जो रेनिन है इसमें डबल एन है, और ये जो डबल एन वाला रेनिन है इसका काम क्या होता है इसको आप समझिए। तो यहाँ देखो, जो ये प्रोरेनिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में सिक्रीट होता है, यानी कि चीफ सेल से एक एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है प्रोरेनिन, और ये कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इसको एक्टिव होने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, HCl की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि जो स्टमक होगा, स्टमक के अंदर क्या रहता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भरा रहता है, और जैसे ही HCl बढ़ेगा तो ये जो प्रोरेनिन है ये प्रोरेनिन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये केमिकल रिएक्शन हुई तो जो प्रोरेनिन है ये एक्टिव हो जाएगा, एक्टिवेट मोड में आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, रेनिन। प्रो था यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म में था, अब ये रेनिन में कन्वर्ट हो गया और ये अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया। और जैसे ही रेनिन एक्टिव हुआ, और ये जो रेनिन है एक ऐसा एंजाइम है जो कि आपकी मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो मिल्क में प्रोटीन होती है उसका नाम है कैसीन, ठीक है, क्या होती है, कैसीन। जो कैसीन प्रोटीन होती है उसको पैराकैसीन प्रोटीन में तोड़ देता है, कौन, रेनिन। तो ये आपको याद रखना है, दूध को पचाने वाला जो एंजाइम है उसको हम क्या कहते हैं, रेनिन कहते हैं। और ये वाला जो रेनिन है इसमें डबल एन आता है, और जबकि जो एक्सक्रीशन या नेफ्रॉन वाले चैप्टर में जो हमने रेनिन पढ़ा था, ठीक है, उसमें सिर्फ सिंगल एन आता है, ठीक है। तो यहाँ जो रेनिन है इसमें डबल एन है, तो इसको याद रखेंगे आप। ये जो एंजाइम है इम्पोर्टेंट है, ये कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बने हुए हैं ऑलरेडी, आप क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। डबल एन वाला जो होता है वो किसको डाइजेस्ट करता है या किसको तोड़ता है, कौन सी प्रोटीन को तोड़ेगा, ये तोड़ेगा आपके जो मिल्क में जो प्रोटीन होती है जिसको कैसीन प्रोटीन कहते हैं, उसको डाइजेस्ट करने का काम करेगा, कौन, रेनिन। और रेनिन की इस डबल एन वाले रेनिन के बारे में और थोड़ा सा और आपको बता दें कि जैसा कि जो बच्चे होते हैं यानी कि जो यंग वंस होते हैं, जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उनमें इस रेनिन की मात्रा भरपूर मात्रा में पाई जाती है। और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है या ओल्ड होता जाता है तब उसमें देखा जाता है कि ये रेनिन एंजाइम की जो मात्रा है या कंसंट्रेशन है वो कैसी होती जाती है, कम होती जाती है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि दूध को अगर पचाना है तो इस रेनिन एंजाइम का
सबसे बड़ा रोल देखने को मिलता है। अगर किसी इंसान में ये रेनिन की अगर कमी है, इस एंजाइम की कमी है, तो उस इंसान को दूध नहीं पचेगा। ठीक है, तो अगर आप देखते होंगे, मैं सारे ओल्ड पर्सन की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ओल्ड पर्सन ऐसे हैं जो कि पचा लेते हैं दूध, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बूढ़े होते होते वो दूध को नहीं पचा पाते। क्यों नहीं पचा पाते? क्योंकि उनमें ये रेनिन का सिक्रेशन क्या हो गया है, कम हो गया है या लेस हो गया है। और ये भरपूर मात्रा में यानी कि हायर कंसंट्रेशन में देखने को मिलता है, किसमें? बच्चों में। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? ये यंग वंस यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें भरपूर मात्रा में ये रेनिन देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब इसके बाद अब हम बात करते हैं दूसरे एंजाइम की। प्रोरेनिन की बात हो गई। अब इसके बाद जो दूसरा एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिनोजन, ये भी कैसा होता है? इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और ये जो एंजाइम है पेप्सिनोजन, ये भी कन्वर्ट होता है। यहाँ देखिए, ये भी HCl की प्रेजेंस में क्या हुआ? कन्वर्ट हुआ और ये एक्टिव हो गया। यानी कि HCl बहुत ज़रूरी है आपके डाइजेशन के लिए। जैसे ही आपने खाना खाया, HCl का सिक्रीशन ज़रूरी है। HCl जब सिक्रीट ज़्यादा होगा तभी आपका जो भोजन है वो डाइजेस्ट हो पाएगा प्रॉपर। तो यहाँ आप देखिए, जो HCl है इसने कन्वर्ट कर दिया किसको? पेप्सिन। पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर दिया है पेप्सिन एंजाइम में। ये जो है पेप्सिन एंजाइम। अब आपको ये पता है जो पेप्सिन एंजाइम है ये आपकी जो भी प्रोटीन्स होंगी उनको डाइजेस्ट करने का, या कहें जो भी प्रोटीन्स होती हैं उनको तोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये कौन सी प्रोटीन को क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा या प्रोटीन को तोड़ेगा? कौन? पेप्सिन। ठीक है, और ये पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है और पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है। तो ये एग्जाम में पूछता है। तो बताइए, ऐसे पूछता है चीप सेल से कौन सा एंजाइम सिक्रिएट होता है, तो बोलेगा पेप्सिनोजन या पेप्सिन। तो आप पेप्सिन ना लगा के क्या लगाएंगे? पेप्सिनोजन, क्योंकि ये इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है जो कि बाद में एक्टिव होके अपना काम करता है। ठीक है, यानी कि आपको पता लग गया जो स्टमक है, स्टमक में प्रोटीन को पचाने के लिए कुछ प्रोटीएजेस यानी कि प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम सिक्रिएट होते हैं, और साथ में यहीं पे थोड़ा सा लाइपेज भी सिक्रीट होता है स्टमक से, जिसको हम गैस्ट्रिक लाइपेज के नाम से जानते हैं। यानी कि ये लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, यानी लिपिड को पचाएगा। ठीक है, तो ये हो गया चीप सेल की बात। अब इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी सेल्स जिनको हमने पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल कहा था। ये जो ऑक्जेंटिक सेल या पेराइटल सेल हैं, इनका काम होता है HCl का सिक्रीट कराना, यानी HCl का स्रावण कराना। जैसे ही आपने भोजन खाया, यही पेराइटल सेल्स को सिग्नल मिलेगा और ब्रेन से मैसेज आएगा, इम्पल्स आएगा, और यही पेराइटल सेल एक्टिवेट होंगी और क्या सिक्रीट करना शुरू कर देंगी? HCl का स्रावण करना शुरू कर देंगी। HCl का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा आपके स्टमक में, क्योंकि डाइजेस्ट करना है। ठीक है, और इसी के साथ में एक और फैक्टर रिलीज होता है इस पेराइटल सेल से, जिसका नाम है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। इसको IF यानी इंट्रिंसिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पेराइटल सेल के द्वारा ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होता है। इसका काम क्या होता है इसको समझिए। तो जो आपने भोजन खाया है और उस भोजन में जो विटामिन B12 यानी विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम है साइनोकोबालामिन। ठीक है, ये विटामिन B12 जो है ये तभी एब्जॉर्ब होगा जब ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर आके इससे बाइंड करेगा। यानी कि आप इतना समझिए कि अगर विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना है तो इस कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर को चाहिए पड़ेगा। यानी कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर हेल्प करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। यानी कि विटामिन B12 आपका तभी एब्जॉर्ब होगा जब ये कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज होगा, किससे? पेराइटल सेल से। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए पेराइटल सेल से, या फिर ऐसा पूछेगा कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर किससे रिलीज होता है, तो पेराइटल सेल से। पेराइटल सेल्स कहाँ होती हैं? ऑक्जेंटिक ग्लैंड में। ठीक है, तो ये हो गया कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कि ज़रूरी होता है किस चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए? विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका ऑक्जेंटिक ग्लैंड के बारे में डिस्कशन। इसके बाद फिर हम बात करते हैं पाइलोरिक ग्लैंड। पाइलोरिक ग्लैंड का मतलब क्या हुआ? जो पाइलोरिक वाले हिस्से में। अच्छा, आपको ये बता दूं, ये वाली जो हमने बताया आपको ऑक्जेंटिक ग्लैंड, ये मिलेगा फंडिक वाले रीजन में, और ये जो है पाइलोरिक ग्लैंड यानी कि पाइलोरिक वाले रीजन में। आपको दिखा देते हैं इस स्ट्रक्चर में। आपको पहले बताया था कि देखो ये जो है इसको कहते थे कार्डियक वाला पार्ट, इसको कहते थे
फंडिक वाला पार्ट, इसको कहते थे बॉडी वाला पार्ट, और ये जो सबसे नीचे है इसको कहते थे पाइलोरिक वाला। देखो यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पर एक ढक्कन होता है जिसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहते हैं, और ये इस जगह पे जो ढक्कन होता है उस ढक्कन को कहते हैं क्या, कार्डियक स्फिंक्टर। ठीक है, तो यहाँ आपको देखने को मिला कि जो स्टमक है उसके पार्ट मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताए हैं। ये होता है कार्डियक, ये वाला पार्ट होता है फंडिक, यानी इस फंडिक वाले हिस्से में जो ग्लैंड्स होंगी, जो फोल्ड होंगे, वहाँ पर जो ग्लैंड्स लगे होंगे उनको कहेंगे ऑक्जेंटिक ग्लैंड। और जो पाइलोरिक वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पाइलोरिक वाला जो पार्ट है, यहाँ पर जो ग्लैंड मिलेंगी उनको पाइलोरिक ग्लैंड कहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पाइलोरिक ग्लैंड जो होती हैं इनमें हमें गैस्ट्रिन सेल्स देखने को मिलेंगी, या इन्हीं को कहते हैं जी सेल। तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, क्या याद रखना है, जी सेल कहाँ देखने को मिलती है, पाइलोरिक ग्लैंड में, जो कि गैस्ट्रिन सेल कहलाती हैं। और यही गैस्ट्रिन सेल गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। अभी एक दिन मैं वो लेक्चर भी लेके आऊँगा जो आपके स्टमक या इंटेस्टाइन से जितने भी हार्मोन सिक्रीट होते हैं डाइजेशन के लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ आपने एक हार्मोन देख लिया, गैस्ट्रिक हार्मोन, और यही गैस्ट्रिक हार्मोन क्या कर देता है, स्टिमुलेट करता है HCl के सिक्रीशन को। यानी कि ये भी क्या कर रहा है, स्टिमुलेट। देखो आप, ये गैस्ट्रिक हार्मोन जो है ये आपका स्टिमुलेट कर देता है किसको, यानी बढ़ा देता है आपका HCl का सिक्रीशन। ठीक है, यानी कि ये गैस्ट्रिक सेल जो होंगी वो गैस्ट्रिक हार्मोन का सिक्रीशन करेंगी, और ये गैस्ट्रिक हार्मोन क्या करेगा, आपका स्टिमुलेट कर देगा, बढ़ा देगा HCl का सिक्रीशन। ठीक है, तो इसी चीज़ को आप फिर से इस डायग्राम में समझने की कोशिश करिए, जो मैंने आपको बताया है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया, यहाँ पर आप डायग्राम देखिए, फिर यहाँ देखिए। मैंने आपको बताया इन स्टमक में जो आपको गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में बता रहा हूँ, सबसे पहले बताया ऑक्जेंटिक ग्लैंड। तो आप यहाँ देखिए ऑक्जेंटिक ग्लैंड कहाँ है। ऑक्जेंटिक ग्लैंड में हमने आपको बताया चीफ सेल और दूसरा बताया पैराइटल सेल। तो यहाँ देखिए, ये पहला है, ये है पैराइटल सेल और ये है चीफ सेल। ये जो आपको इतना जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया, यानी कि पैराइटल सेल ने क्या सिक्रेट किया, HCl, और चीफ सेल ने क्या सिक्रेट किया, पेप्सिनोजन एंड गैस्ट्रिक लाइपेज, यानी लाइपेज, और साथ में प्रोरेनिन भी था, ये इसी चीफ सेल से। ठीक, तो ये जो है ये कहलाई आपकी ऑक्जेंटिक ग्लैंड। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया पाइलोरिक ग्लैंड यानी कि जी सेल यहाँ पर देखने को मिले। तो ये जो नीचे की तरफ जो आपको सेल्स दिखाई दी, ये है आपकी पाइलोरिक ग्लैंड। यहाँ से जो सिक्रीशन होगा वो यहाँ से सिक्रीट होके, ये आप जो देख रहे हैं ये जो लाइनिंग, ये यहाँ की लाइनिंग है, तो यहाँ सिक्रीट होके, यहाँ सिक्रीट होके इस तरीके से कहाँ चला जाएगा, ये स्टमक में मिल जाएगा। कोई भी जो यहाँ से जो एंजाइम सिक्रीट हुए, अब आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ये जो हैं सेल्स लगी हुई हैं, इनसे सिक्रीशन होता है, इसलिए इनको ग्लैंड कह रहे हैं। ठीक है, देखो अब यहाँ पर देखिए आप, ये देखो कई सारी सेल्स लगी हुई हैं, इनमें से ऑक्जेंटिक सेल हो गई, पैराइटल सेल हो गई, उसी को हम चीफ सेल भी कहते हैं, और जी सेल भी यहाँ पे। तो ये सब के सब सिक्रीशन करके इस पिट में, यानी खाली गड्ढे में ऐसे सिक्रीट करके ये कहाँ जा रहे होंगे, स्टमक के अंदर जो फूड आया उसको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम मिला रहे होंगे। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके की सारी जो फोल्डिंग है यहीं से एंजाइम का सिक्रेट करती हैं, और आपके स्टमक में जो भी फूड आता है उस फूड का डाइजेशन करती हैं। आई होप आपको बेटर तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और इसी तरीके से अगर आप लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।